भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957-58 ईस्वी में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। यह गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है और विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। वर्ष 2003 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया है। निम्न में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। इस वेद में यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई थी। किसके द्वारा संचालित की गई थी द्वितीय बौद्ध संगीति? यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो मगध की सबसे पहले राजधानी थी राजगिरी या गिरिव्रज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी थी। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो कौन से राजवंश थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाई थी। प्रतिष्ठान में इनकी राजधानी थी। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा और यह प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। कौन पुत्र था? तो हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई तथा सम्राट हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटकों की रचना की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना किसने की? हर्षवर्धन ने की थी। इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त के विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, इंपॉर्टेंट नेम है, विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सियुकी। सियुकी की रचना किसने की? ह्वेनसांग ने। और अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस नाटक यह विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। विशाख दत्त की और भी रचनाएं हैं, जैसे मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, राघवानंद नाटकम। ये तीनों रचनाएं विशाख दत्त की हैं। सोमदेव की रचनाएं कौन सी है? कथा सरित सागर, यह सोमदेव द्वारा रचित रचना है। कालिदास की रचना है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम। बोधायन की रचना है शुल्बसूत्र। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस और लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किया गया था और नरसिंहदेव प्रथम यह गंग वंश के प्रसिद्ध राजा थे। यह मंदिर रथ के आकार का है। जो
सूर्य मंदिर वह रथ के आकार का है जो भगवान सूर्य को समर्पित है और 1984 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर यह भारत के तंजौर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह तंजौर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने पूरा करवाया था। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। ग्रेनाइट से निर्मित है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है, सबसे पहले वहाँ पर गुलाम वंश ने शासन किया, उसके बाद खिलजी वंश ने, उसके बाद तुगलक और बीच में आया था सैयद वंश और सैयद वंश के बाद आया था लोधी वंश। तो यहाँ पर सैयद वंश दिया नहीं तो ऑप्शन हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी इसका सही क्रम है। और इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो सबसे पहले गुलाम वंश आया, इसका शासनकाल है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। उसके बाद खिलजी वंश, इसका शासनकाल है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। और फिर तुगलक वंश, इसका शासनकाल है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। और उसके बाद आता है सैयद वंश, इसका शासनकाल 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। और इसके बाद अंत में आता है लोधी वंश, इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक है। आगरा शहर को किसने बनवाया, किसने बसाया था? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर बसाया गया था। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर को बसाया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? यह अजमेर राजस्थान में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू करवाया था और यह 1199 में बनकर तैयार हुआ था तथा इसका निर्माण एक संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर माना जाता है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर 1 जनवरी 1923 ईस्वी को, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुई थी। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे और चित्तरंजन दास, जिसे CR दास भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया है स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, तो यही गलत दिया है क्योंकि यात्रा जो थी वह 240 मील की थी। तो यहाँ पर डिटेल दिया है, तो यहाँ डिटेल देख लेते हैं। गांधी जी ने नमक पर लगे टैक्स जो कर लगा था के विरोध में 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 स्वयंसेवक सहयोगियों के साथ पैदल यात्रा कर, कहाँ से यात्रा थी? साबरमती से दांडी तक। 6 अप्रैल 1930 को 240 मील चलकर दांडी नामक स्थान पर नमक कानून का उल्लंघन किया था और यह यात्रा 24 दिनों की यात्रा थी और जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और इसमें 78 स्वयंसेवकों के साथ इसका आरंभ हुआ था और 240 मील की यात्रा थी। तो ऑप्शन ए इसका गलत दिया है। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? मतलब इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? पूना पैक्ट पर, इसे पूना पैक्ट भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1932 ईस्वी में। अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य
मध्य पुणे, पुणे कहाँ पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत के संविधान में निम्न से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई? तो शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A में। 21 का क्लास ए में शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 72 में क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 और 12 से 35 यह भाग 3 के अंतर्गत आता है। भाग 3 के अंतर्गत आता है। हमारे कुल 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे लेकिन एक को हटा दिया गया है, तो वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये कुल हमारे 6 मूल अधिकार हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा 35 ईयर, 35 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति पद के लिए क्या अर्हताएँ होना चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हतित मतलब योग्यताएं होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने की। तो राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं हैं या शर्तें हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, तो इसी के द्वारा इसकी अध्यक्षता होती है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है और अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो इसकी अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के सुप्रीम कोर्ट का पूछा है आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यतो धर्म अस्ततो जयः। इसका क्या है? इसका आदर्श वाक्य ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? तो जहाँ धर्म है वहाँ जय अर्थात जीत है। जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, इसका हिंदी अर्थ है। स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 18 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत की गई थी और यहाँ पर वही डिटेल्स मैंने जो बताया है। और यह वाक्य कहाँ से लिया गया? तो महाभारत से लिया गया है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के
यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। कहाँ से पूछा नहीं जाती, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम से होकर नहीं जाती है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उन राज्यों की बात करें तो वह कौन कौन से राज्य हैं, तो ये राज्य हो जाएंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से होकर जाती, यह असम से होकर नहीं जाती है। भारतीय मानक या मुत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं, भारतीय मानक या मुत्तर कहते हैं। यह भारत के 5 राज्य यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर जाती है, बिहार राज्य से होकर नहीं जाती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यह चिल्का झील है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब हिमालय किसे कहते हैं? सिंधु और सतलज के मध्य भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदियों के मध्य भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली तीस्ता के मध्य को कहते हैं नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, इसके मध्य को कहते हैं असम हिमालय। तो यहाँ पर ये सभी डिटेल्स दिए गए हैं। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। यह अरब सागर में मिलती है और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वतमाला से। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ताप्ती या तापी एक ही दोनों नदियां हैं, मतलब एक ही नदी के दो नाम है। तापी नदी सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक नदियां हैं गिरना, पंजरा और पूर्णा। ये तीनों नदियां ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। भारत में केवल नर्मदा, ताप्ती एवं माही नदियां ही मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं। नर्मदा, ताप्ती एवं माही मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वह 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी है और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, और इसी में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को यंग या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का
सही पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का सही पूर्ण रूप पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी और मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का हिंदी में पूरा नाम है। एफडीआई का अर्थ क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका अर्थ पूछा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। मतलब कोई एक देश है अपना दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट में शामिल है। कब शामिल किया गया? 2 जुलाई 2004 ईस्वी को यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया और यह मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में और 1936 ईस्वी में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। पूछा था ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में थे और बाद में 1957 ईस्वी में इसे आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। प्लासी और बक्सर की लड़ाई। प्लासी और बक्सर की लड़ाई कहाँ पर, मतलब लड़ाई के बाद किस शासन की स्थापना हुई थी? तो प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजी शासन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर है बंगाल में। बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर बिहार में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन डी इसका परफेक्ट आंसर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बीएचयू की स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना हुई थी हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। इसका शासनकाल था 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी इसका शासनकाल था और यहाँ पर बीएचयू की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी।